Good morning, everyone. Namaskar. Welcome. Good morning, all of you. जी, जल्दी से बताएं कहाँ तक पहुँच चुके थे, कहाँ तक पढ़ लिया था हमने। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत, विच इज अ पीरियड ऑफ 1206 टू 1526, 1206 से 1526 तक का पीरियड, और जिसमें हम कंप्लीट कर चुके थे मोहम्मद बिन तुगलक तक। ठीक है जी, हम पढ़ रहे हैं तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक, और इसमें हम शुरू करेंगे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ना, 1351 से लेकर 1388 तक। 1351 से 1388 तक दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान तुगलक वंश में हुआ फिरोज शाह तुगलक। हमने पढ़ा था 1351 ईस्वी में जब सिंध के थट्टा नामक स्थान पर एक विद्रोह हुआ, तो उसी विद्रोह को नियंत्रित करने जा रहा था मोहम्मद बिन तुगलक, जहां पर उसकी मृत्यु हुई। लेकिन मरने से पहले उसने अपने ही कजन, अपने ही चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बना फिरोज शाह तुगलक, जो दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा काइंड हार्टेड, सबसे ज्यादा नेक दिल सुल्तान माना जाता है। राजनीतिक तौर पर जनता के ही भलाई के लिए, जनता के ही रिफॉर्म्स के लिए काम करने वाला, जनता के ही फेवर में पॉलिसी चलाने वाला सुल्तान माना गया फिरोज शाह तुगलक। लेकिन जहां राजनीतिक तौर पर ये काइंड हार्टेड और नेक दिल था, वहीं दूसरी तरफ धार्मिक कट्टरता में से औरंगजेब का भी बड़ा भाई बताया गया है, और कहा गया है कि औरंगजेब के ही जैसा पूरी तरीके से कट्टर मुस्लिम शासक था फिरोज शाह तुगलक। इसने भी कई मंदिरों को नष्ट करवाकर वहां पर लूटपाट करवाई थी, और ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया लगाने का काम भी किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया। भारत से सती प्रथा को बैन सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने किया था, इसीलिए इसकी तुलना अकबर से की गई है, और इतिहासकार एलिफेंस्टीन ने इसे कहा है अकबर ऑफ सल्तनत पीरियड। ये कहलाता है सल्तनत काल का अकबर, अकबर ऑफ सल्तनत पीरियड या सल्तनत काल का अकबर। ध्यान रखिए फिरोज शाह तुगलक फाउंडेड 6 सिटीज इन हिज रूलिंग पीरियड। अपने शासनकाल में इसने 6 शहरों की स्थापना की थी। सबसे पहला लिखेंगे हिसार, हरियाणा का ही जिला है हिसार, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजा के नाम से बसाया था। दूसरा शहर हरियाणा का ही एक और जिला जो कहलाता है फतेहाबाद, जिस स्थान पर इसके बेटे का जन्म हुआ था, जिसके बेटे का नाम था फतेह खान, और अपने बेटे फतेह खान के ही नाम पर इसने बसाया फतेहाबाद। तीसरा शहर पंजाब का फिरोजपुर, पंजाब में सतलज नदी के किनारे है फिरोजपुर, जिसको भी फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। चौथा शहर दिल्ली का फिरोज शाह कोटला, दिल्ली का फिरोज शाह कोटला भी बसाया फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद, हम सब जानते हैं जीटी रोड पर आगरा से अगला जिला ही उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद है, जो फेमस है चूड़ियों के लिए और कांच के सामान के लिए, इसीलिए फिरोजाबाद इज नोन एज ग्लास सिटी ऑफ इंडिया, इसे कहते हैं भारत की कांच नगरी। और छठा शहर याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का जौनपुर, जो इसने बसाया था अपने बड़े भाई के नाम पर। हम सब जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खान था, और जौना के ही नाम पर इसने बसाया जौनपुर। और क्योंकि जौनपुर मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, मुस्लिम एजुकेशन के लिए फेमस था, और वर्ल्ड में बेस्ट मुस्लिम एजुकेशन मिलती थी ईरान के शिराज नामक स्थान पर, इसीलिए जौनपुर की तुलना शिराज से की जाती थी, और इसे कहा जाता था शिराज हिंद। जौनपुर ही कहलाता है शिराज हिंद, क्योंकि भारत में बेस्ट मुस्लिम एजुकेशन जौनपुर में मिला करती थी, और क्योंकि शिराज पश्चिम में है और जौनपुर पूर्व में, इसीलिए इसे शिराज ऑफ ईस्ट भी कहा गया है, या इसे पूर्व का शिराज भी कहा गया है। हमने पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत में सिंचाई के लिए सबसे पहले नहरें बनवाने वाला सुल्तान फिरोज गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक ने ही सिंचाई के लिए सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माण करवाया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि हु बिल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनल्स, तो ध्यान रखेंगे फिरोज शाह तुगलक बिल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनल्स फॉर इरिगेशन इन हिज रूलिंग पीरियड। इसी ने अपने शासनकाल में सिंचाई के लिए सर्वाधिक नहरें बनवाई, सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया। ही बिल्ड अ कैनल इन सिरसा, इसने सिरसा में एक नहर का निर्माण करवाया और वहां 1200 फलों के बाग लगवाए, एंड ही प्लांटेड 1200 गार्डन्स देयर। इसके अलावा ध्यान रखेंगे ही डिस्ट्रॉयड, फिरोज शाह तुगलक डिस्ट्रॉयड जगन्नाथ टेंपल, इसने अपने शासनकाल में जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करवाया। हम सब जानते हैं ओडिशा के पुरी नामक स्थान पर है जगन्नाथ मंदिर, जो हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। इसने जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करवाया था, एंड ही लूटेड ज्वालामुखी टेंपल, जो कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। इसने ओडिशा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करवाया और हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर में लूट करवाकर वहां पर रखे पुराने संस्कृत के दस्तावेजों को नष्ट करवाया। और ध्यान रखेंगे ही अप्लाइड जजिया ऑन ब्राह्मण्स एज वेल, और इसके बाद इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया। ही अप्लाइड जजिया ऑन ब्राह्मण्स एज वेल, और इसके बाद इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया। भारत में सबसे पुराने इंस्क्रिप्शंस या सबसे पुराने अभिलेख अशोक के अभिलेख माने गए हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे हमें अशोक के 14 स्टोन एडिक्ट्स या शिलालेख मिले थे, और 7 मिले थे पिलर एडिक्ट्स या उसके स्तंभ लेख। और अशोक के 7 स्तंभों में एक स्तंभ हरियाणा के अंबाला से प्राप्त हुआ था, जो क्या कहलाता है? टोपरा पिलर या टोपरा स्तंभ, जो मिला था हरियाणा के
अंबाला से, और दूसरा ध्यान रखेंगे मेरठ पिलर या मेरठ स्तंभ, जो मेरठ उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ था। ध्यान रखेंगे अशोक के टोपरा स्तंभ और मेरठ स्तंभ को फिरोज शाह तुगलक के ही द्वारा इसके शासनकाल में दिल्ली स्थानांतरित करवाया गया, और अब दोनों के दोनों स्तंभ ही कहां पर स्थापित है? दिल्ली में स्थापित है। आपसे सवाल पूछेंगे कि बताइए अशोक के टोपरा स्तंभ और मेरठ स्तंभ को अंबाला और मेरठ से दिल्ली स्थानांतरित किस सुल्तान के द्वारा करवाया गया था? ही वाज फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ही वो सुल्तान था जिसने अशोक के टोपरा स्तंभ और मेरठ स्तंभ को दिल्ली शिफ्ट करवाया था या दिल्ली स्थानांतरित करवाया था। इसके अलावा इन 1369 ही रिकंस्ट्रक्टेड द टॉप स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार। 1369 में इसने कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया, क्योंकि 1369 में बिजली गिरने के कारण ड्यू टू लाइटनिंग द टॉप स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार वाज डिस्ट्रॉयड। जो कुतुब मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल थी वो नष्ट हुई थी बिजली गिरने के कारण, और उसी को दोबारा से बनवाने का काम ही किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बाद कुतुब मीनार से संबंधित अगला शासक ही कौन माना जाता है? फिरोज शाह तुगलक माना जाता है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे ही फाउंडेड अ डिपार्टमेंट टू गिव इकोनॉमिक हेल्प टू द सिटीजंस। जनता को आर्थिक मदद देने के लिए इसने एक विभाग की स्थापना करवाई थी, जो विभाग दीवाने खैरात कहलाता था। जो विभाग कहलाता था दीवाने खैरात। और ध्यान रखेंगे ही ऑल्सो फाउंडेड अ हॉस्पिटल। इसने दिल्ली में एक चिकित्सालय की भी स्थापना की थी, जहां पर लोगों को मुफ्त में मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती थी, जिसे कहा जाता था दार उल शिफा। लोगों में खैरात बांटने का विभाग, लोगों की आर्थिक मदद करने का विभाग दीवाने खैरात कहलाता था, और जहां पर लोगों को चिकित्सा उपलब्ध करवाई जाती थी या लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती थी, वो विभाग कहलाया करता था, वो चिकित्सालय कहलाया करता था दार उल शिफा। इसके अलावा ध्यान रखेंगे फिरोज शाह तुगलक वाज फर्स्ट सुल्तान हु प्रोहिबिटेड सती सिस्टम। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला ये प्रथम सुल्तान था। और हमने कल पढ़ा था कि सती प्रथा को सबसे पहले बैन करने की कोशिश मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, लेकिन उसे सबसे पहले बैन अपने शासनकाल में किया किसने था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और ध्यान रखेंगे ही वाज फर्स्ट सुल्तान हु मेड द पोस्ट ऑफ अ सोल्जर, हु मेड द पोस्ट ऑफ अ सोल्जर हेरिडिटिकल। यही पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने सैनिक का पद अनुवांशिक बनाया। सैनिक के पद को अनुवांशिक बनाने वाला भी सबसे पहला सुल्तान कौन हुआ? फिरोज शाह तुगलक। इसने ऐलान करवाया कि अगर मेरी सेना से कोई भी सैनिक रिटायर होता है, सेवानिवृत्त होता है, और अगर वो घर में अकेला व्यक्ति है कमाने वाला, तो उसके स्थान पर उसका बेटा भी आकर क्या बन सकता है? सैनिक। कहने का मतलब सैनिक का बेटा सैनिक, तो सैनिक का पद क्या हुआ? अनुवांशिक हुआ। ये वो कुछ इंपॉर्टेंट काम थे जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाए गए उसके शासनकाल में। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के मरने के बाद एक अनस्टेबिलिटी आई, एक अस्थिरता आई। किसमें? तुगलक डायनेस्टी में या तुगलक वंश में। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक मरा, और फिरोज शाह तुगलक के मरने के बाद अगले 6 सालों के भीतर, अगले 6 इयर्स में दिल्ली सल्तनत के शिखर सिंहासन पर 5 अयोग्य सुल्तान बैठे। लेकिन कोई भी योग्य सुल्तान नहीं था, इसलिए आप याद रखेंगे द लास्ट सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी वाज नसीरुद्दीन महमूद। तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद हुआ 1394 से लेकर 1414 तक। एक मिनट होल्ड करेंगे। जी, तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान माना जाता है नसीरुद्दीन महमूद, जिसने 1394 से लेकर 1414 तक दिल्ली सल्तनत में शासन किया। और ध्यान रखेंगे इसी के शासनकाल में एक अति महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, विच वाज इन्वेजन ऑफ तैमूर, जो था तैमूर का आक्रमण। इन्वेजन ऑफ तैमूर या तैमूर का आक्रमण। आप सबने तैमूर का नाम सुना होगा। हम सब जानते हैं एशिया का ही एक और क्रूर और क्रूर शासक हुआ करता था तैमूर, जो एक तुर्क शासक था और तुर्किस्तान के समरकंद का रूलर हुआ करता था। तैमूर वाज द रूलर ऑफ समरकंद, टर्की। वर्तमान में अगर बात करें तो समरकंद उज्बेकिस्तान में है, लेकिन वो उस समय तुर्किस्तान का पार्ट हुआ करता था, और एक तुर्क शासक समरकंद में शासन किया करता था जिसका नाम था तैमूर। एक पांव से लंगड़ा था, इसीलिए इतिहास में प्रसिद्ध है तैमूर लंग के नाम से। और केवल लूटपाट करने के उद्देश्य से हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत पर अटैक किया था तैमूर ने। और जब तैमूर हिंदुस्तान पर अटैक करने या दिल्ली सल्तनत पर अटैक करने आया, तो इतिहासकार कहते हैं कि इस आक्रमण में नसीरुद्दीन महमूद के ही एक मिनिस्टर, एक मंत्री ने तैमूर की मदद की थी, जिसका नाम था खिज्र खान, जिसका नाम खिज्र खान था।
और इसी खिजर खान की मदद से पूरे के पूरे उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया था तैमूर ने। केवल दिल्ली से पालम या दिल्ली के आसपास का ही एरिया अपने पास बचा पाया था नसीरुद्दीन महमूद, बाकी पूरे उत्तर भारत पर तैमूर ने अधिकार कर लिया था। तैमूर का उद्देश्य हिंदुस्तान में केवल लूटपाट करना था और लोगों का कत्लेआम करना था। इतिहासकारों के अनुसार तैमूर ने लगभग 1 लाख लोगों का हिंदुस्तान में आकर कत्ल करवाया था। दिल्ली सल्तनत से लूटपाट की और उत्तर भारत के जितने भी क्षेत्र पर अधिकार किया, क्योंकि इसे खुद यहाँ पर शासन नहीं करना था, इसलिए तैमूर ने अपने जीते हुए क्षेत्र पर अपने बेटे को वहां का शासक घोषित कर दिया। इसके बेटे का नाम था शाहरुख खान। तैमूर के बेटे का नाम शाहरुख खान था। लेकिन ध्यान रखेंगे, ना तो हिंदुस्तान में तैमूर रुका और ना ही रुका शाहरुख खान। अपने साम्राज्य या अपने अधिकार क्षेत्र का केयरटेकर इन्होंने बनाया खिजर खान को, और खिजर खान ही तैमूर के जीते हुए एरिया पर शासन किया करता था और रेवेन्यू राजस्व वसूल करके भेजा करता था कहां, समरकंद टर्की। और उधर तुगलक डायनेस्टी बेहद कमजोर हो चुकी थी। और ध्यान रखेंगे, नसीरुद्दीन महमूद ने 1414 तक शासन किया, लेकिन 1414 में ही इस खिजर खान ने ही नसीरुद्दीन महमूद को सिंहासन से हटाया, डिथ्रोन किया, और इसे सिंहासन से हटाकर खिजर खान ने ही दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश की स्थापना की, विच इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट शिया डायनेस्टी ऑफ इंडिया, जिसे भारत का प्रथम शिया वंश माना जाता है। अभी तक हमने जितने भी मुस्लिम रूलर्स के बारे में बात की वो सारे के सारे सुन्नी मुस्लिम रूलर्स थे, लेकिन भारत का सबसे पहला शिया वंश हुआ सैयद वंश या सैयद डायनेस्टी, जिसकी स्थापना की थी खिजर खान ने। तो यहीं पर खत्म होता है तुगलक वंश, यहीं पर खत्म होती है तुगलक डायनेस्टी। अब हम बात करेंगे सैयद वंश या सैयद डायनेस्टी के बारे में। चलिए जी, डाल लीजिए सैयद वंश या सैयद डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के बाद दिल्ली में आया सैयद वंश या सैयद डायनेस्टी। 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश या सैयद डायनेस्टी। और ध्यान रखेंगे, दिस डायनेस्टी इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट शिया डायनेस्टी ऑफ इंडिया एंड द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज खिजर खान। इस वंश की स्थापना खिजर खान के द्वारा की गई, जिसने 1414 से लेकर 1421 तक शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। और ध्यान रखेंगे, दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ये एकमात्र शासक था, ये एकमात्र रूलर था जिसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, हु डिड नॉट टेक द टाइटल ऑफ सुल्तान। हमने पढ़ा था जब दिल्ली सल्तनत शुरू की थी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, लेकिन उसने हमेशा सेनापति की ही गद्दी पर बैठकर शासन किया। ही नेवर टुक द टाइटल ऑफ सुल्तान। उसने सुल्तान की उपाधि कभी भी धारण नहीं की। बिल्कुल वैसे ही खिजर खान ने भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। कहने का मतलब, दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश से लेकर इब्राहिम लोदी तक सारे के सारे शासक सुल्तान कहलाएंगे, लेकिन सिर्फ कौन नहीं कहलाएगा, खिजर खान नहीं कहलाएगा। 1414 से 1421 तक शासन किया खिजर खान ने। इसके बाद अगला शासक बना, अगला सुल्तान बना मुबारक शाह। दिल्ली का अगला सुल्तान बना मुबारक शाह। और ध्यान रखेंगे, ही अपॉइंटेड हिज वजीर, मुबारक शाह अपॉइंटेड हिज वजीर टू बहलोल। मुबारक शाह ने ही अपना वजीर, अपना प्रधानमंत्री बहलोल को नियुक्त किया। और ध्यान रखेंगे, बहलोल एक अफगानी था, लेकिन इसकी सर्विसेज से खुश होकर, इन्फ्लुएंस होकर, प्रभावित होकर मुबारक शाह ने इसे दिल्ली सल्तनत में एक महत्वपूर्ण पद दिया था, जो था वजीर का पद। और ही गेव द टाइटल ऑफ खाने खाना टू बहलोल। और इसने बहलोल को खाने खाना की भी उपाधि दी थी। ये कहलाता था बहलोल खाने खाना। और अपनी सारी की सारी अथॉरिटीज और पावर्स भी मुबारक शाह ने किसको दी थी, बहलोल को दी थी। मुबारक शाह के शासनकाल में नाम का सुल्तान था मुबारक शाह, लेकिन प्रैक्टिकली सारा प्रशासन और सारी सैन्य शक्तियां किसके पास थी, बहलोल के पास थी। मुबारक शाह के मरने के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान बना मोहम्मद शाह। और ध्यान रखेंगे, मोहम्मद शाह बहलोल से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि इसने बहलोल को अपना बेटा घोषित कर दिया। ही डिक्लेयर्ड बहलोल एज हिज सन। और बिल्कुल मोहम्मद शाह के बेटे की ही तरह रहने लगा बहलोल। कहने का मतलब, नजदीकियां जरूरत से ज्यादा बढ़ चुकी थी और जरूरत से ज्यादा पावर्स मिल चुकी थी। किसके बारे में, किसे, बहलोल को। मोहम्मद शाह के बेटे की तरह रहने लगा बहलोल और सारी की सारी प्रशासनिक और सैन्य शक्तियां भी बहलोल के पास थी। मोहम्मद शाह के मरने के बाद इसका असली बेटा अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली का अगला सुल्तान बना। और ध्यान रखेंगे, ये जो अलाउद्दीन आलम शाह था, ये भी एक अयोग्य और डरपोक सुल्तान था, जिसने केवल 1445 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। इसी अलाउद्दीन आलम शाह के खिलाफ 1451 में 1451 में बगावत की बहलोल ने। और ध्यान रखेंगे, अकबर का जन्म फिरोज शाह तुगलक के बाद हुआ, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक ने उसके स्तंभ को दिल्ली कैसे शिफ्ट करवाया। रितेश मेरे भाई, सबसे पहले तो यार देखो, पहले जाके मुंह धो, है ना। नींद से जागना बहुत ज्यादा जरूरी है, पहले मुंह धो, है ना। और जो सुबह सुबह नाश्ते में आपने अफीम खा ली है, उसका पहले असर कम होने दो, उसके बाद कमेंट कीजिएगा आप। क्योंकि मैं आपको लिखवा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि अशोक के अभिलेख और अशोक के स्तंभ, और आप वो स्तंभ अकबर के बता रहे हो। तो मैं बोल कुछ और रहा हूँ और आप सुन कुछ और रहे हो यार।
भारत में सबसे पुराने अभिलेख मैंने कहा अशोक के अभिलेख है, और अशोक के ही दो स्तंभ, टोपरा स्तंभ और मेरठ स्तंभ को दिल्ली स्थानांतरित करवाया फिरोज शाह तुगलक ने, ये मैंने आपको बताया। लेकिन वो आपको सुनाई दिया कि अशोक के स्तंभ नहीं, वो अकबर के स्तंभ थे। तो इसका मतलब अभी आप नींद से पूरी तरीके से जागे नहीं है। पहले अपने मुंह पर थोड़ा सा पानी मारे ठंडा, और तब थोड़ा सा जागे, और उसके बाद फिर यहाँ पर ध्यान लगाएं। अभी तो लग नहीं पा रहा भाई, अभी तो आपने अशोक और अकबर को मिक्स कर दिया है। कुछ भी लिखकर मत भेजा करो यार, ये क्लास है, उसको क्लास की तरह रखो। मैं अशोक बता रहा हूँ आपको, अकबर सुनाई दे रहा है यार। मेरी बात का बुरा मत मानना भाई कोई भी, है ना। हम आगे चलकर पढ़ेंगे ना, अफीम का आदि हुआ करता था मुगल बादशाह हुमायूं, और अफीम और शराब के सेवन का आदि हुआ करता था जहांगीर। तो इसलिए मैं मजाक मजाक में प्यार से कभी कभी कोई तुगलक की बात करता है ना, तो मैं उसको बोल देता हूँ कि यार आपने सुबह सुबह अफीम का सेवन तो नहीं कर लिया है। तो इस बात का बुरा मत मानिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ मैं प्यार से बोलता हूँ, मजाक से। लेकिन मैं अशोक बता रहा था, अकबर नहीं बता रहा था। अकबर के कोई स्तंभ नहीं है, स्तंभ जो लेखे वो हमें अशोक के मिले हैं। तो हम अशोक के अभिलेखों को शिफ्ट करवाया था। और अशोक की अगर बात करें तो अशोक तो भाई साहब आज से अगर लगाओगे तो लगभग 2300 साल पुराना शासक माना जाएगा। इसलिए ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस नदी का उल्लेख मिलता है मेरे भाई? हम पढ़ रहे हैं टॉपिक दिल्ली सल्तनत। आप सवाल पूछ रहे हो ऋग्वेद से, इसका मतलब आपका ध्यान सैयद वंश पर नहीं, वैदिक काल पर है ना। वैसे ऋग्वेद में जो सबसे ज्यादा है ना पवित्र नदी मानी गई है वो सरस्वती नदी मानी गई है, और सबसे जो महत्वपूर्ण नदी मानी गई है वो सिंधु मानी गई है। जी, बहलोल ने अलाउद्दीन आलम शाह से कहा, या तो अपनी मर्जी से मुझे सिंहासन समर्पित कर दीजिए, अदरवाइज अल किल यू, क्योंकि एक कमजोर और अयोग्य सुल्तान, एक डरपोक सुल्तान था अलाउद्दीन आलम शाह। इसीलिए अलाउद्दीन आलम शाह ने अपनी मर्जी से ही अपना सिंहासन बहलोल को समर्पित किया। और ध्यान रखेंगे, इसी बहलोल ने हिंदुस्तान के सबसे पहले अफगानी वंश की स्थापना की, अफगानी डायनेस्टी की स्थापना की। और उस वंश को हम क्या कहते हैं? लोधी वंश या लोधी डायनेस्टी। अभी तक हम तुर्कों का शासन पढ़ रहे थे, लेकिन तुर्कों के शासन के बीच में ध्यान रखेंगे सबसे पहला जो अफगानी वंश हिंदुस्तान में आया वो क्या था? लोधी वंश या लोधी डायनेस्टी। जजिया क्या होता है मेरे भाई? सबसे पहली वाली क्लास अटेंड कीजिए, उससे पता चलेगा आपको जजिया क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे 1451 में अलाउद्दीन आलम शाह ने अपना सिंहासन बहलोल को समर्पित किया, और बहलोल के द्वारा ही भारत के सबसे पहले अफगानी वंश की स्थापना की गई। और हम सब जानते हैं दैट वाज लोधी डायनेस्टी, जो लोधी वंश कहलाता है। जिस चीज की इंपॉर्टेंस जितनी है उस चीज के बारे में उतना ही इतिहास की किताबों में लिखा हुआ मिलेगा। और जिस व्यक्ति और जिस डायनेस्टी की इंपॉर्टेंस एग्जाम के लिए जितनी है उसको हम उतने ही देर क्या करेंगे? पढ़ेंगे। क्या हो गया? पहली क्लास अपलोड नहीं? अरे भाई सारी क्लासेस अपलोड है मेरे भाई, सारी क्लासेस अपलोडेड है जी। लिखिए अगला, लोधी डायनेस्टी या लोधी वंश 1451 से लेके 1526 तक। और ध्यान रखेंगे दैट वाज फर्स्ट अफगानी डायनेस्टी ऑफ इंडिया, ये भारत का प्रथम अफगानी वंश था। एंड द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज बहलोल लोधी, और इस वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा की गई। और 1451 से लेके 1489 तक शासन किया लोधी डायनेस्टी में बहलोल लोधी ने। हे भगवान, जीएस 13 में भी अपलोडेड है मेरे भाई, एक बार चेक कीजिएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहले जजिया लगाया था, जो एक टैक्स था जो गैर मुसलमानों के द्वारा दिया जाता था। वो क्लास आपके बैच में अपलोडेड है, नहीं होगी तो आज मैं चेक कर लूंगा। मेरे हिसाब से अपलोडेड है क्योंकि मैंने खुद चेक की थी चलाकर, और अगर नहीं है तो वो करा देंगे भाई। सर सैयद वंश इतना सा छोटा सा, अच्छा सैयद वंश का आज से पहले नाम सुना था आपने? नहीं सुना था ना। मैं कहता रहा हूँ इतिहास तो केवल उन्हीं को याद रखता है जो महान काम करके जाते हैं। जैसे डिटेल में हम पढ़ेंगे मुगल वंश, क्वेश्चन आते हैं ना, क्योंकि एग्जाम में जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस उस पर उतना ही तो टाइम लगाएंगे ना। अपलोडेड है भाई, आप एक बार चेक कीजिएगा, नहीं होगी तो मैं अपलोड करा दूंगा। मोहम्मद बिन कासिम, उसमें इस्लाम के बारे में है और मोहम्मद बिन कासिम के बारे में है। मैं चेक कर लूंगा, अगर नहीं होगी तो आज अपलोड करा दी जाएगी। होली की छुट्टी कब होगी? अरे भाई होली की छुट्टी हो जाएगी भाई, जब होली होगी तब होली की छुट्टी भी होगी। संडे को आपका वीकली ऑफ होता है, मंडे ट्यूसडे की होली है। तो बस इस सवाल का जवाब तो तुम्हें पहले से ही पता है, संडे मंडे ट्यूसडे ये 3 दिन तो छुट्टी रहना तय है। बाकी मैं मंडे टू फ्राइडे पढ़ाता हूँ, तो मंडे टू फ्राइडे रहेगी बस मेरी क्लास। और वैसे भी मैं मंडे से लगातार पढ़ा रहा हूँ आपको, आज चौथा दिन है। तो आज 11 बजे पॉलिटी करेंगे, उसके बाद कल और परसों मेरी क्लास नहीं रहेगी, कल और परसों किसी और टीचर की किसी और सब्जेक्ट की क्लास रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहलोल लोधी ने स्थापना की लोधी वंश की, 1451 से 1489 तक शासन किया, और सुल्तान बनकर इसने अपने नाम के ही बहलोली कॉइन्स या बहलोली सिक्के चलवाए। और ध्यान रखेंगे जौनपुर पर आक्रमण करके उसे लोधी साम्राज्य या दिल्ली सल्तनत में मिलाया। आपसे पूछेंगे हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ जौनपुर, या आपसे पूछेंगे जौनपुर को अंतिम रूप से
दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला सुल्तान कौन था? ही वॉज बहलोल लोधी। क्या मुझे पहले वाले क्लास से स्टार्ट करना चाहिए? जी हाँ बिल्कुल विकास मेरे भाई, अब होली की छुट्टी पड़ेगी ना 3-4 दिन की, तो पेंडिंग जितनी भी क्लासेस है ना सारी अटेंड कर लीजिएगा। जौनपुर पर आक्रमण करके इसने जौनपुर को अंतिम रूप से दिल्ली सल्तनत में मिलाया एंड द लास्ट रूलर ऑफ जौनपुर वाज इब्राहिम शाह। जिस समय वहां पर रूल किया करता था इब्राहिम शाह नाम का रूलर। बहलोल लोधी का उत्तराधिकारी इसका बेटा हुआ, जिसे इस वंश का सबसे महान सुल्तान माना जाता है, जो कहलाता है सिकंदर लोधी। और 1489 से लेकर 1517 तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहा सिकंदर लोधी। और ध्यान रखेंगे सिकंदर लोधी के ही शासनकाल में 1498 में भारत में आया वास्को डी गामा। और हम सब जानते हैं वास्को डी गामा ने ही यूरोप से भारत तक आने के समुद्री मार्ग की खोज की। इसके बाद अचानक से सिकंदर लोधी के शासनकाल में जिस जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, तो जब तुगलक डायनेस्टी कमजोर हुई थी और तुगलक डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ था, पतन हुआ था, तो जौनपुर के ही सूबेदारों ने जौनपुर को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था या स्वतंत्र घोषित कर दिया था दिल्ली सल्तनत से। और उसके बाद फिर अंतिम रूप से बहलोल लोधी ने ही जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था, ये कहने का मतलब था। और उस समय वहां पर रूल कर रहा था इब्राहिम शाह। सिकंदर लोधी के शासनकाल में अचानक से विद्रोह होने लगे राजस्थान के राजपूत शासकों की तरफ से। बार बार सिकंदर लोधी दिल्ली से राजस्थान जाता, राजपूतों के विद्रोह को नियंत्रित करता और वापस दिल्ली लौटता। इतने में एक और विद्रोह हो जाया करता, इसीलिए बार बार दिल्ली से राजस्थान आने जाने से परेशान हुआ। और ध्यान रखेंगे राजपूतों पर नियंत्रण रखने के लिए ही, राजपूतों पर कंट्रोल रखने के लिए ही 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने ही स्थापना की आगरा शहर की। यमुना नदी के किनारे इसी ने आगरा शहर बसाया बाय द नेम ऑफ सिकंदराबाद, सिकंदराबाद के नाम से। और वहीं पर बादल सिंह महाराज बादल सिंह के बनवाए हुए किले पर अधिकार किया, जो कहलाता था बादलगढ़ फोर्ट, और इसी का पुनर्निर्माण करवाया, बादलगढ़ का किला। और दोस्तों ध्यान रखेंगे 1506 ईस्वी में सिकंदर लोधी शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। और 1506 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया। और अब दिल्ली सल्तनत की चौथी बार राजधानी क्या बनी? आगरा बनी। और दिल्ली सल्तनत की आखिरी राजधानी भी आगरा थी। तो ध्यान रखेंगे जो दिल्ली सल्तनत की आखिरी राजधानी है वही मुगलों की क्या बनेगी? पहली राजधानी बनेगी। इसके बाद सिकंदर लोधी वॉज अ पोएट, सिकंदर लोधी एक कवि था और इसकी कलम का नाम, इसका पेन नेम गुलरुखी हुआ करता था और ये गुलरुखी नाम से ही कविताएं लिखा करता था। ध्यान रखेंगे सिकंदर लोधी ने ही आयुर्वेद पर एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसे फरहंग ए सिकंदरी कहा जाता था, जो कहलाती थी फरहंग ए सिकंदरी। इसने भूमि मापन की एक नई यूनिट, एक नई इकाई चलवाई थी जिसे गज ए सिकंदरी कहा जाता था, जो कहलाती थी गज ए सिकंदरी, या जिसे कॉमनली सिकंदरी गज कहा जाता था। और ध्यान रखेंगे 1 सिकंदरी गज वॉज इक्वल टू 30 इंचेस। एक सिकंदरी गज में 30 इंच हुआ करते थे। बैच खत्म होने के 1 महीने से 1.5 महीने तक आपके पास सारे के सारे वीडियोस आपके एप्लीकेशन में अपलोडेड रहेंगे। और ध्यान रखिएगा मेरी एक चीज जो बिल्कुल परम सत्य है, जो लोग लाइव बैचेस अटेंड करके साथ साथ कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, कोर्स उन्हीं का कंप्लीट होगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि चलिए आज की क्लास कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, तो ध्यान रखना चाहे वैलिडिटी जितनी मर्जी दे दें, आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, कोशिश करें कि आप लाइव पढ़ें। भूमि को नापने की एक इकाई हुआ करती थी सिकंदरी गज। हम जमीन को गज में नापते हैं ना, ये गज सिकंदरी या सिकंदरी गज कहलाती थी। और 30 इंच का एक सिकंदरी गज हुआ करता था। और अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे, ही ऑल्सो रेनोवेटेड कुतुब मीनार इन हिज रूलिंग पीरियड। इसने अपने शासनकाल में कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। कहने का मतलब कुतुब मीनार से संबंधित टोटल 4 शासक हुए। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश के बाद फिरोज शाह तुगलक और उसके बाद सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के मरने के बाद इसका उत्तराधिकारी, इसका पुत्र हुआ, जो लोधी वंश दिल्ली सल्तनत या भारत का अंतिम सुल्तान कहलाता है। और हम सब जानते हैं द लास्ट सुल्तान ऑफ इंडिया वाज इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी के बाद अगला सुल्तान बना इब्राहिम लोधी। और दोस्तों ध्यान रखेंगे इब्राहिम लोधी जैसे ही दिल्ली का सुल्तान बना, तो जितना योग्य और महान सिकंदर लोधी था उतना ही अयोग्य था इब्राहिम लोधी। जितनी भी जनता के फेवरेबल या जनता के फेवर में जो पॉलिसीज थी, जितनी भी इंप्लीमेंट करवाई थी सिकंदर लोधी ने, वो सारी की सारी आकर बंद करवा दी इब्राहिम लोधी ने, जिससे जनता असंतुष्ट हुई, अपना मंत्रिमंडल भी असंतुष्ट हुआ और अमीर वर्ग भी असंतुष्ट हुआ। इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा इब्राहिम लोधी को। जिस साल ये सिंहासन पर बैठा उसी साल इसकी लड़ाई हुई मेवाड़ के ही एक महान राजपूत शासक से, जिसे हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं। और 1517 ईस्वी में लड़ा गया बैटल ऑफ घटोली या घटोली का युद्ध। इसी को खतौली का युद्ध भी कहते हैं। ये हुआ था इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच। और ध्यान रखेंगे द एक्चुअल नेम ऑफ राणा सांगा वाज संग्राम सिंह। राणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। और ध्यान रखेंगे इस युद्ध में राणा सांगा डिफीटेड इब्राहिम लोधी। राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया। इसी के 2 साल के बाद 1519 ईस्वी में हिंदुस्तान में आगमन हुआ बाबर का, और एक और तुर्क शासक जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो वंशज था चंगेज खान और तैमूर का। उसी ने हिंदुस्तान पर सबसे पहला अटैक किया। अभी तक वो अफगानिस्तान के काबुल में शासन कर रहा था, लेकिन हिंदुस्तान में उसने अपना पहला अटैक 1519 ईस्वी में किया। और दोस्तों हम सब जानते हैं उसी ने दिल्ली सल्तनत को डिस्ट्रॉय किया 1526 में, जब लड़ा गया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत या पानीपत का प्रथम युद्ध ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। और इसी युद्ध में बाबर डिफीटेड एंड किल्ड इब्राहिम लोधी। इसी युद्ध में
इसके भाई का नाम क्या था? अरे भगवान, इसके भाई का नाम महमूद लोदी था। जब हम बाबर पढ़ेंगे ना, महमूद लोदी का जिक्र कब होगा, टेंशन ना लीजिए आप। ब्लड रिलेशन टॉपिक नहीं चल रहा है रीजनिंग का कि इसका भाई कौन था, इसकी बुआ कौन थी, इसकी मौसी कौन थी। इतिहास केवल उन्हीं को याद रखेगा जिनकी इंपॉर्टेंस है, और उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया, और ध्यान रखेंगे इसी युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। युद्ध भूमि में ही इब्राहिम लोदी की हत्या की, और हम सब जानते हैं भारत में स्थापना की मुगल साम्राज्य की। और ध्यान रखेंगे इब्राहिम लोदी वाज द ओनली सुल्तान ऑफ दिल्ली। ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था हु वाज और हु डाइड इन बैटलफील्ड, जो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत का कोई भी सुल्तान युद्ध में लड़ते हुए नहीं मारा गया। लड़ते हुए नहीं मरा कोई भी सुल्तान, सिर्फ और सिर्फ इब्राहिम लोदी एक लौता सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जो युद्ध में लड़ते हुए मरा था। लेकिन बाबर कैसे हिंदुस्तान आया था, कैसे उसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, कैसे इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था, कैसे दिल्ली सल्तनत खत्म हुई थी, मुगल साम्राज्य शुरू हुआ था, ये सारी की सारी जानकारी अगली क्लास में हासिल करेंगे। जो अगली क्लास होगी उसमें हम शुरू करेंगे द सेकंड पार्ट ऑफ मेडिवल इंडिया विच इज मुगल डायनेस्टी, विच इज मुगल पीरियड। तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत समाप्त होती है। इसके बाद अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम शुरू करेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना या मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ना। चलिए जी, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। अगली क्लास में मिलते हैं और स्टार्ट करते हैं मुगल डायनेस्टी। बाकी मुलाकात 11 बजे होगी पॉलिटी के साथ, और आगे बढ़ेंगे। आज से शुरू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारतीय संविधान। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, शुक्रिया।